भारतीय दंड संहिता जो है उसको लाने की क्या आवश्यकता महसूस हुई? भारतीय दंड संहिता लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसने भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता यानी कि जनरल पिनल कोड सजेस्ट किया था। उसी के तहत यह वर्तमान में जो भारतीय दंड संहिता 1860 है वह अस्तित्व में आई और समय समय पर भारत सरकार द्वारा इसमें यथानुकूल संशोधन किए गए और जो वर्तमान में जो स्वरूप है वो लेटेस्ट या अद्यतन संस्करण उसको माना जा सकता है। संहिता का नाम, संहिता के नाम के बारे में यदि अपन गौर करें तो धारा 1 में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि संहिता का क्या नाम होगा। संहिता का नाम कोई अंदाज से नहीं लिखा जाएगा, उसका नाम पहले से ही फिक्स है, कानून में हर चीज़ पहले से दी हुई है। इस अधिनियम का नाम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे होगा। इसका एक्सटेंशन यानी ये कहाँ तक लागू होगा, ये संपूर्ण भारत पे लागू होगा। भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड धारा 2 में वर्णित किया गया है। धारा 2 में जो वर्णन किया गया है वो भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड के बारे में जिक्र किया गया है। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप यानी एवरी एक्ट एंड ओमिशन के लिए जिसका कि वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा दंडनीय नहीं होगा। ये धारा 2 में दिया गया है। धारा 3 में भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। ऐसे अपराध जो भारत से परे किए गए अपराध हैं, जो कोई किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो और भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा मानो वह कार्य उसने भारत के भीतर किया था। यह धारा 3 में दिया गया है। धारा 4 में राज्य क्षेत्रातीत यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो होता है स्टेट का, उससे बाहर अपराधों पर इस संहिता का विस्तार कहाँ तक होगा, इस संहिता के उपबंध कहाँ तक लागू होंगे, उसके बारे में वर्णन किया गया है। धारा 4 की उपधारा 1 में दिया गया है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक यानी इंडियन सिटीजन के द्वारा कोई अपराध किया है तो उस पर यह आईपीसी लागू होगी। भारत में कोई पोत यानी कोई शिप वगैरह या कोई विमान जो भारत में रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, चाहे वह कहीं भी हो, यानी कि वर्तमान में उस विमान या पोत की लोकेशन कहीं भी हो, किंतु यदि वो भारत में रजिस्टर्ड हैं और किसी व्यक्ति द्वारा यदि उस पर कोई अपराध किया जाता है तो वह आईपीसी के द्वारा विचारण किया जाएगा, उस पर आईपीसी लागू होगी। उपधारा 3 में वर्णन है कि भारत में अवस्थित यानी भारत में सिचुएटेड किसी कंप्यूटर रिसोर्स यानी कंप्यूटर संसाधन को यदि कोई टारगेट बनाकर भारत से बाहर से भी यदि कोई अपराध करता है तो भी उसके ऊपर आईपीसी लागू होगी, उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसका विचारण या ट्रायल भारतीय दंड संहिता के तहत भारत में चलाया जाएगा। क्योंकि वो भारत में स्थित कंप्यूटर स्रोत को निशाना बनाता है, इसलिए भारत में इस अपराध का विचारण किया जाने की जो शक्ति है वो भारतीय दंड संहिता ने हमें दी है। स्पष्टीकरण, इस धारा में जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं, अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। वो सब एक्टिविटीज़ अपराध में आती है। यदि ऐसी एक्टिविटीज़ भारत में की गई होती और दंडनीय होती तो वो सभी एक्टिविटीज़ अपराध में हैं, चाहे वो बाहर की गई हो। ख, कंप्यूटर संसाधन यानी कि कंप्यूटर रिसोर्सेज पद का वही अर्थ होगा जो कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ट में दिया गया है। जो भारत का नागरिक है, मान लो कोई, और युगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां यदि वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। यह इसके स्पष्टीकरण में दिया हुआ है। यह समझने के आशय से दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है बाहर कहीं भी कोई अपराध करता है, अगर वो भारत में पाया जाता है तो ट्रायल भारत में उस पर किया जा सकता है और भारत में ही दोष सिद्ध किया जाएगा, चाहे वो अपराध उसने भारत में किया हो चाहे नहीं किया हो, फिर भी उस पर आईपीसी लागू होगी। धारा 5, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सर्विस के ऑफिसर्स हैं उन पे, सैनिकों पे, नौ सैनिकों पे, एयरफोर्स के जो सोल्जर्स हैं उन पे द्वारा जो विद्रोह या कोई अभित्यजन यानी कोई सर्विस छोड़ दी जाती है तो उससे संबंधित यदि कोई दंडित करने वाला कोई कानून है यानी कोई मिलिट्री लॉ है या कोई स्पेशल लॉ है या कोई स्थानीय विधि है
तो उन पे ऐसे मामलों में आईपीसी लागू नहीं होगी। अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण। संहिता में धारा 6 में जो दिया गया है, संहिता में की गई परिभाषाओं का जो है वो अपवादों के अध्ययन समझा जाना। इस संहिता में सर्वत्र एवरीवेयर अपराध की हर परिभाषा जो कहीं भी दे रखी है, हर दंड का उपबंध यानी एवरी पिनल प्रोविज़न, और हर ऐसी परिभाषा या दंड का उपबंध, हर दृष्टांत, हर एग्जाम्पल, जनरल एक्सेप्शन जो इसमें दे रखा है, उस शीर्षक के अध्याय में अंतर्विष्ट जो अपवाद हैं यानी कि जो जनरल एक्सेप्शन दे रखा है उसके अंडर में समझा जाएगा। साधारण जो अपवाद है वो सभी पे लागू होंगे, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में बार बार रिपीट किया गया हो, चाहे नहीं किया गया हो, चाहे दोहराया गया हो, चाहे नहीं दोहराया गया हो, तब भी साधारण अपवाद पूरे पे लागू होंगे। इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्ययन यानी अंडर में समझी जानी हैं जिसमें यह संबंधित हैं या उपबंधित हैं कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। यदि किसी धारा में इस तरह की कोई व्याख्या नहीं दे रखी है, बार बार रिपीट नहीं किया गया, कि फिर भी यह सभी धाराओं पर लागू होगा। एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना यह को जिसने हत्या की है मान लो पकड़ लेता है, यहाँ क सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि क अगर कोई पुलिस ऑफिसर है तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का दोषी नहीं है, क्योंकि वह यह को पकड़ने के लिए विधि द्वारा यानी कि लीगली अबाइड था। यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए किसी लॉ द्वारा या विधि द्वारा आबद्ध हो यानी वचनबद्ध हो, उसके ऊपर कर्तव्य अधिरोपित किया गया हो। तो वो व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य का निष्पादन करता है तो ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। एक बार यदि किसी की व्याख्या कर दी गई है तो हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी एक भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा, उसको उसी तरह से प्रयोग किया जाएगा, उसका अलग से कोई अर्थ नहीं निकाला जाएगा। जो उसका स्पष्टीकरण एक बार दे दिया गया है उसी अर्थ में पूरी संहिता में उसका प्रयोग किया जाएगा। धारा 8 में जेंडर या लिंग के बारे में बताया गया है। पुल्लिंगवाचक शब्द जहाँ भी इस संहिता में प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे वो नर हो या नारी, सभी व्यक्तियों पर पुल्लिंगवाचक शब्द भी लागू हैं। वचन, धारा 9 में वचन के बारे में दिया गया है कि जब तक कि संदर्भ से उसके एडवर्स न हो, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन भी आएंगे और बहुवचन के जो शब्द हैं उनके अंतर्गत एक वचन वाले शब्द भी आएंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर लागू होंगे। पुरुष और स्त्री, पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है, यह धारा 10 में दिया गया है, और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी के बारे में जो व्याख्या की गई है उसका द्योतक है। धारा 11 व्यक्ति, कोई भी कंपनी या संगम यानी एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय यानी कॉर्पोरेट लीगल बॉडी, चाहे वो निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएंगे। धारा 12 में लोक यानी पब्लिक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है, जो कि धारा 12 में दिया गया है। धारा 13 में क्वीन शब्द की परिभाषा दी गई थी। क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो चुका है इसलिए विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा इसे रिपील किया गया है, इसे निरसित कर दिया गया है और इसे हटा दिया गया है। धारा 13 वर्तमान में अस्तित्व में